हमारे देश में इतने रिचेस हैं, इतने सारी भाषाएं हैं। लैंग्वेजेस सीखने से एक्चुअली ब्रेन की काबिलियत बढ़ती है। हमारे यंग पॉपुलेशन, हमारे बच्चे इंडिया को नई सेंचुरी में नए सोच, नए विचार से ले जाएं। तो साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं, मगर इस चीज़ का मुझसे क्या ताल्लुक है ये ज़रूर समझना है। घर में पहला स्कूलिंग होता है, एंड एक्चुअली अगर वो स्कूलिंग अच्छा हो तो एजुकेशन सिस्टम कुछ भी हो उसके बावजूद भी आप बहुत ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आइडियाज ऑफ इंडिया के 4th एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप हमारे सारे गेस्ट को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो जब हम पेरेंटिंग करते हैं या हम स्कूलिंग भी करते हैं या किसी भी सिनेरियो में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या हम न्यूरो साइंस की बात करते हैं? एक्चुअली क्या हम साइंस की बात करते हैं? नहीं, मैं उस साइंस की बात नहीं कर रही हूँ जो आप चूज़ करते हो कि हाँ आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है। एक्चुअली साइंस क्या है ये समझने के लिए आज हमारे साथ 2 एस्टीम्ड गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभा तुले। थैंक यू सो मच मैम। शी इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड ऑल्सो वी हैव विद अस डॉक्टर जानवी फाल्के। शी इज़ फाउंडिंग डायरेक्टर साइंस गैलरी बेंगलुरु। ओके, सबसे पहला सवाल मेरा है, क्योंकि हम आइडियाज़ ऑफ इंडिया में हैं, तो आपका आइडियाज़, एक ही आइडिया पूछ लेते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? मेरी आइडिया ऑफ इंडिया है कि हमारे यंग पॉपुलेशन, हमारे बच्चे इंडिया को नई सेंचुरी में नए सोच, नए विचार से ले जाएं। पुराने सब भेदभाव, दुश्मनी भूल जाएं, एंड लेट्स मेक अ बेटर इंडिया। बिकॉज आप एजुकेशन की बात करते हो, अगर हम अभी से देखें, अपने टाइम देखें, अपने पेरेंट्स का टाइम देखें, कोई भी एजुकेशन सिस्टम से खुश नहीं है। चाहे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, व्हाट इज़ द करेक्ट आइडिया, हमें एक्चुअली क्या चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपने घर में, बिकॉज सब ये बोलते हैं कि आपका घर आपका पहला स्कूल होता है, एंड देन इन आर प्रॉपर स्कूलिंग, जहाँ पर हम जाते हैं, पूरा फाउंडेशन रखते हैं अपने एजुकेशन का। व्हाट इज़ दैट वन इम्पॉर्टेंट चेंज जो होना ही होना चाहिए? यू आर वेरी राइट। घर में पहला स्कूलिंग होता है, एंड एक्चुअली अगर वो स्कूलिंग अच्छा हो तो एजुकेशन सिस्टम कुछ भी हो उसके बावजूद भी आप बहुत ऊंची मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पेरेंट्स तो बच्चों को प्यार करते ही हैं, और वो प्यार एक गाइडेंस के रूप में आ जाता है। अभी बच्चों को सपोर्ट तो करना चाहिए, प्यार तो करना चाहिए, पर गाइडेंस मेरे हिसाब से थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चों को ज़्यादा गाइड करते हैं, हम अपने लिमिटेशंस बच्चों के ऊपर डालते हैं। जो हम सोच नहीं सके वो हम बच्चों को सोचने नहीं देते। जैसे कि अभी 40 साल पहले मैं 12वीं पास हुई, तब था कि भैया बायोलॉजी अच्छा लगा तो मेडिसिन करो, फिजिक्स अच्छा लगा तो इंजीनियरिंग करो। बायोलॉजी में मेडिसिन के अलावा और बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिज़िक्स में बहुत सारा पूरा जहां है जो इंजीनियरिंग, जिसका एक छोटा हिस्सा इंजीनियरिंग है। पर अभी भी पेरेंट्स वही बच्चों को बता रहे हैं कि भैया मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग अच्छा लगा तो बायोलॉजी करो, ड्राइंग अच्छी नहीं लगी तो बायोलॉजी मत करो। बायोलॉजी में ड्राइंग का कुछ लेना देना नहीं होता, पर हमारी मन में जो ये आइडियाज़ फिक्स हो गए हैं, ये हम अपने ही पास रखें। हमारे बच्चों को अपनी राह डिस्कवर करने दे सकते हैं। बट ये तो जनरेशन्स को चैलेंज करने वाली बात है, क्योंकि एज किड्स सब बच्चे शायद अपने पेरेंट्स फर्स्ट गाइड की तरह देखते हैं। डोंट गाइड देम। एक्चुअली लाइक पेरेंट्स अगर रियलाइज करें कि हमें सब कुछ नहीं आता है, हमें सिर्फ आता है कि बच्चों को प्यार करना, सपोर्ट करना, तो जो हमें नहीं आता है वो मार्ग बच्चों को कैसे दिखाएं, थोड़ा सैंपल करा सकते हैं कि ठीक है, हमें गाना, म्यूज़िक आता हो या ना हो, बच्चों को म्यूज़िक क्लास का टेस्ट लगा दो, फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स या डांस में लगा दो। ये नहीं कि भैया बॉयज़ डांस नहीं कर सकते, गर्ल्स ही डांस करेंगी, और गर्ल्स स्पोर्ट्स नहीं कर, दोनों का टेस्ट लगा दो। मेरा बेटा, बड़ा बेटा अभी 22 साल का है, अब है,
4 साल का था, मेरे साथ साथ कथक क्लास में आया, संजुक्ता वाघ गुरुजी। हम दोनों अभी भी उनसे कथक सीखते हैं। Beautiful. और अभय ने अभी डिसाइड किया है कि वो कथक में प्रोफेशनल परफॉर्मर बनेगा, वो उसका करियर रहेगा। उसने Great. अपना रंगमंच प्रवेश कर दिया है और कहीं आगे पहुंचा है। हाँ, और एक्चुअली उसने हिस्ट्री ली है मेजर, अशोका यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री मेजर कर रहा है, बीए, जो मैं और मेरे हस्बैंड नहीं किए हैं। वी आर साइंटिस्ट। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स और साइंस में इतनी बड़ी दीवार बनाई है कि उसको Right. क्रॉस नहीं किया जा सकता। Yes, yes. पर एक्चुअली बच्चे क्रॉस कर सकते हैं, और बच्चों का ये काम है कि पेरेंट्स को नया नया मार्ग दिखाओ कि भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सब कुछ ट्राई करने का अवसर तो दे दो। आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, आपका बच्चा कर सकता है स्पोर्ट्स या डांस, और लैंग्वेज सीखो। आपको जितने भी लैंग्वेजेस आते हैं नहीं आते हैं ठीक है, पर बच्चों को कुछ नई लैंग्वेज सिखाओ। हमारे देश में इतने रिचेस हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं। लैंग्वेजेस सीखने से एक्चुअली ब्रेन की काबिलियत बढ़ती है। Right. तो लैंग्वेजेस सिखाओ। किसी का अगर मैथ्स में इंटरेस्ट हो ना हो, जिक्सॉ पजल में इंटरेस्ट लगाओ, फिर बच्चा खुद बताएगा कि मम्मी डैडी मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें मैं और जाना उसको चाहता हूँ। एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कराए. एग्जैक्टली Okay. ये तो हम कर सकते हैं ना। Right. Dr. Falke, what is your idea of India? Young and aspirational, and needs to explore, in fact, exactly the kind of paths that Yes. Dr. Tolya was talking about. क्योंकि सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हम काफ़ी फील्ड्स में एक तरह से सेट हो गए हैं। और एक जो एक्सपेरिमेंट की भावना होती है कि इस चीज़ को भी प्रूव करके देख ले, इस चीज़ को करके देख ले, इसमें शायद हम फेल हो जाए, इसमें शायद ये आगे ना बढ़े। हम उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। खास करके हमारे जो एक वो जो है ना 15 और 17 साल के बीच में 1 या 2 या 4 एग्ज़ाम के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते कि कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या आर्ट्स करेगा। और उन 2 सालों में मतलब ज़िंदगी बन जाती है और कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उन दरवाज़ों का बंद होना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हम काफ़ी लोगों की कैपेसिटीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते, हम उनकी टैलेंट का एडवांटेज नहीं ले पाते, और वो खुद एक तरह से पूरी तरह रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं अपने आप को, या मतलब पूरी तरह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। करियर्स हम चूज़ करते हैं इस तरह से कि मतलब ट्रेंडिंग क्या है या कहाँ जॉब लगेगी। एक मतलब ये एक हिसाब याद भी रखना होता है कि लोगों को काफ़ी तर लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है, एक इनकम घर लाना होता है। तो उस चीज़ को हम कम्प्लीटली नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, या उस चीज़ को हम नीचा नहीं देख सकते। वो ज़रूरत है, और मतलब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन उस दायरे में भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं कि जहाँ पर अगर किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और अगर वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो उनके करियर में भी कामयाबी तो होगी ही होगी। आप अगर कारपेंटर बनना चाहें तो जैसे आप जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पे गिल्ड्स होती है, सालों साल लोग सीखते हैं कारपेंट्री करना, और उनको सर्टिफिकेशन मिलती है उसकी, मास्टर क्राफ्ट्समैन करके। अगर आप बहुत ढंग की कारपेंट्री आज कर रहे हो तो जिस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ रही है या और चीज़ें बढ़ रही है, आप बहुत अच्छी तरह से कारपेंट्री से भी आपकी रोजी रोटी कमा पाएंगे और बहुत रिस्पेक्ट कमा पाएंगे अगर आप ढंग से कारपेंट्री कर लो तो, क्योंकि फिर आप क्रिएटिव बनोगे उस चीज़ में। तो ये मतलब प्रोफेशंस का ऊंचा नीचा होना, एकेडमिक करियर्स का ऊंचा नीचा होना, जैसे आपने कहा अपने पैनल में इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ तो आप होशियार हो, और आर्ट्स और कॉमर्स ले लो तो आप होशियार नहीं हो, या आप मतलब थोड़े बुद्धू हो। ये चीज़ें तो मतलब गलत से भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि इन चीज़ों से हम एक गलत तरह की हायरार्की इस्टेब्लिश कर देते हैं करियर्स में, स्किल्स में, और जो लोगों में हुनर है वो बाहर नहीं आता, वो नहीं बढ़ता, और उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे होता है, क्योंकि हम एक डिससेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। Right. और उससे हमारी लाइफ पे असर होता है कि हम डिससेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, और उस पर इकोनॉमी पे भी असर होता है, क्योंकि इन लोगों की पूरी पावर हम हार्नेस नहीं कर पाते हैं। तो किस पर्सपेक्टिव से या किस तरीके से या किस चीज़ के लिए
ये ढंग की बात हो गई। सो ये साइलोज जो है, या ये जो ऐसे स्ट्रिक्ट हमने जो रास्ते बनाए हैं लोगों के लिए और उनमें जो हायरार्कीज बनाई है, वो बिल्कुल चली जानी चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों में। हमारे हिस्ट्री एंड साइंस कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपके पास वापस आऊँगी, बट मैम पहले मुझे आपसे समझना है कि जो हम न्यूरो साइंस की जब बात करते हैं, इट इज़ जनरली हम इन बारे में तब बात करते हैं जब कोई बीमारी हो जाती है विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, एंड देन वी कम टू दिस टॉपिक। बट एक्चुअली जनरल लाइफ में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं टू मेक आवर लाइव्स बेटर, टू मेक आवर चिल्ड्रंस लाइफ बेटर एंड आवर सोसाइटी बेटर? एंड थैंक यू। ब्रेन का हमारे हर लाइफ के हर स्टेप में काम आता है। एक्चुअली हर स्टेप लेने के लिए ब्रेन का ही तो काम होता है। ब्रेन की एक खूबी है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल रहता है, ब्रेन चेंज कर सकता है अपने आप को। चेंज यानी क्या? समझिए कंप्यूटर, ब्रेन कंट्रोल सिस्टम है हमारे पूरे बॉडी का। कंप्यूटर में तो जो भी पार्ट्स हैं उनके वायर अभी कनेक्टेड हो चुके हैं। ब्रेन के वायर्स ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल पेड़ के जैसे नए नए पौधे बनते हैं, नए नए कनेक्शंस बनते हैं और नए विचार आ सकते हैं, नए हुनर डेवलप हो सकते हैं, नए क्वालिटीज़ आ सकते हैं अगर आप आने दें तो। हम एक बहुत कॉमनली फ्रेज यूज़ करते हैं कि अब मुझे बदलना है, मैं 20 साल से ऐसी हूँ, मैं 25 साल से ऐसी हूँ, मैं 30 साल से ऐसी हूँ। ये सुन के मुझे बहुत दुखी होती है कि हम ऐसा एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। ये मुझे इतनी दुखी होती है कि ये मेरा बेसिक ट्रेट है, तो कैन वी चेंज दैट बेसिक ट्रेट? जब कोई 15 साल का स्टूडेंट आता है और कहती है कि अब मेरी लाइन ये है तो अब मैं इसी में करूँगी। 15 साल के हो, आपके पास इतने अभी और साल हैं जिसमें आप कोई भी लाइन चुन सकते हैं। पर जब बच्चा छोटा होता है तब उसमें जो एक्साइटमेंट रहती है उसको हम किसी कारण दबाते हैं और कहते हैं कि भैया दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये ऐसा मत करो, इसमें ये नहीं है, और उसकी खुशी हम उसमें कम करके दफना देते हैं। फिर बच्चा ये लाइन में जाता है, फिर स्टूडेंट आके कहती है कि अभी मेरी लाइन ये है, अभी मुझे और दूसरा, अभी मैं डर रही हूँ। ये डर हटाना चाहिए क्योंकि ब्रेन में बहुत कैपेसिटी है। आप कभी भी नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं पहुँचेंगे पर आप अपनी खुशी के लिए तो सीख सकते हैं ना। तो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे जो हमें नोट कर लेनी चाहिए, सबसे पहले डोंट गाइड योर चिल्ड्रन, इंट्रोड्यूस विद न्यू एक्टिविटीज़ एंड वॉट एवर यू कैन डू। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट कर लिया, अगर आप 40 साल के भी हैं, डोंट से कि ये मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। ट्राई, because your cells are growing. We have learned this. Now I'm coming back to you. So you're talking about science gallery. Yeah. It's itself very unique. It is. Can you just please brief our audience about this first? So what we are trying to do at the gallery is to bring research from people like Shubha, human, social, natural sciences into the public domain. Because we live at a moment now when research that is coming out of laboratories, but also from the field, whether it's biology or it's sociology or it's anthropology, this is something that people are distant from. जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि अच्छा न्यूरोसाइंस का और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम डेली लाइफ में समझ नहीं पाते और गलती हमारी नहीं है। गलती इस बात में है, या रादर कमी इस बात में है कि हम रिसर्च और पब्लिक का एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं ढंग से। क्योंकि हमारी कंट्री में हम क्या करते हैं कि एक तो वो हायरार्की जो है हमने बात करी है कि साइंस इंटेलिजेंट लोग करते हैं, वो इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आएगा, बाकी लोगों को उससे करना क्या है, ये गलत चीज़ हो गई। राइट। सो एक इसकी वजह से हम कॉमन डोमेन में लाते नहीं है, और दूसरा ये है कि ये रिसर्च है, इससे मेरा क्या ताल्लुक है। तो गैलरी में हम क्या करना चाहते हैं कि इससे आपका क्या ताल्लुक है, इस सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं। हमारा मोटिवेशन ये नहीं है कि आप सुन के साइंटिस्ट बने, हमारा मोटिवेशन ये है कि आप सुन के ये समझे कि कल मैं अस्पताल में जाऊंगी तो मुझे कोई पूछेगा कि आपको स्टेम सेल थेरेपी चाहिए क्या, हमारे यहाँ न्यू जीन थेरेपी है, वो आपको चाहिए क्या। आपको डिसीजन लेना होगा, और उस डिसीजन को लेने के लिए आपके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत कम टूल्स है, बहुत कम समझ है जो आपको पब्लिक डोमेन में मिली है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम ये
कर रहे हैं कि वैसे साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, हर चीज समझने की जरूरत नहीं, मगर इस चीज का मुझसे क्या ताल्लुक है ये जरूर समझना है। तो और इसके लिए हम कर रहे तो हैं। बहुत आसान शब्दों में अगर मैं इसको समझूं, हाँ। तो हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट करके उस बायोलॉजी को जिसको हम जनरल लाइफ में नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखो ये दो अलग चीजें हैं। हिस्ट्री ऑफ साइंस मेरी ट्रेनिंग है। हिस्ट्री ऑफ साइंस में हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि किसने कब और क्यों क्या सवाल पूछा और किस तरह से उस सवाल का जवाब पाया गया, और किस समय पर हम कौन सा सवाल पूछ सकते हैं, क्या मालूम होना चाहिए नया सवाल पूछने के लिए। ये चीजें हम हिस्ट्री ऑफ साइंस में करते हैं। तो उसमें एक काफी लेयर्स होते हैं। एक लेयर सिर्फ होता है डेट्स का, कि मतलब इस समय ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसके मायने क्या है, वो हम हिस्ट्री ऑफ साइंस में समझते हैं। और गैलरी में हम जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक एंगेजमेंट है। तो पब्लिक एंगेजमेंट में हम रिसर्च को लेके पब्लिक डोमेन में हम सबके लिए एक उसके मीनिंग बना रहे हैं। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सब पब्लिक है इन अ सेंस, राइट। लाइक मतलब ये काफी बॉलीवुड जैसे सेंटेंस हो गया, बॉम्बे में तो कहना ही चाहिए इस तरह की चीज। तो जैसे शुभा बायोलॉजिस्ट है, मैं उनकी पब्लिक हूँ, मगर मैं हिस्टोरियन ऑफ साइंस हूँ, वो मेरी पब्लिक है। बिल्कुल आप जर्नलिस्ट है, हम दोनों आपकी पब्लिक है। राइट। कोई अकाउंटेंट है, हम उनके पब्लिक है। सो हर इंसान को कुछ चीज पता होती है, उन्हें वो चीज शायद ना पता हो जो आप उन्हें समझाना हमारी चाहते लैंग्वेज हो। में इसे टारगेट ऑडियंस कहते हैं। बिल्कुल सही। तो हर कोई किसी चीज के लिए टारगेट ऑडियंस होता है। Right. टारगेट ऑडियंस वहां है और जानने वाले यहाँ है, ये चीज नहीं है। तो इस चीज को बदलने के लिए पब्लिक एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस हमारे यहाँ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, हमारे यहाँ कहीं डिग्री नहीं मिलती उसकी। मैंने अमेरिका में पढ़ाई करी। तो ये जो चीजें हैं कि दरवाजे हम जो बंद करते हैं 15 और 17 साल में, इन दरवाजों को खोलने के लिए गैलरी वाला काम हो रहा है। और हिस्ट्री ऑफ साइंस के लिए अगर भी खुले तो अच्छी ही बात है। थैंक यू सो मच मैम फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस हमारे रिसर्च ट्रेनिंग में बहुत काम की आती है, बिकॉज मैं मेरी रिसर्च PhD स्टूडेंट्स को ये खोजने के लिए मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि ये सवाल इस वक्त में पूछा गया था, उसका ये हल निकला, पर ये पहले क्यों नहीं निकल सका। What were the constraints? किसने क्या किया या नहीं किया, या क्या आइटम नहीं मिला, या क्या न्यू डिस्कवरी नहीं मिली जिसके कारण वो डिस्कवरी पहले नहीं हो सकी। ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि all those problems might happen today. History keeps repeating, so we can go forward only when I'm sure ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के पास इससे पहले नहीं थी, एंड ये सच में बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। सो आई थिंक जिन्होंने भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी लोग, उनको कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच मैम। May I add something about research? Yes, please, Because please. it fits in with what you said about research. Sure. कि I'm done. हम जब पब्लिक आउटरीच करते हैं, हमारा ये गोल नहीं होता कि भैया साइंस हम लोग कर रहे हैं वो इतना इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग साइंटिस्ट बनो, आप सब लोग साइंस करो। ये बिल्कुल हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि आपके टैक्स मनी से जो हम साइंस कर रहे हैं उसकी एक्साइटमेंट का आपको भी चस्का मिले, और आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करें कि भैया साइंस एक्साइटिंग करियर है। तो यानी अगर आपकी बेटी या बेटा या आपके पड़ोसी की बेटी या बेटा साइंस के लाइन में जाए, तो आप सोचेंगे कि हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग करियर है, और ये नहीं कि भैया इसमें क्या स्कोप है। ओके, I can conclude. Thank you guys for watching.